आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या पढ़ा हमने? डोमेन निकालना सीखा था। कोई भी ऐसा इनपुट नहीं देना है जिसके लिए आउटपुट नॉट डिफाइंड हो जाए, है ना। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो लॉग है उसके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना, कर लिए है ना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे कल, मेरे ख्याल 20-25 क्वेश्चन थे, है ना, 20 के करीब थे, हो गए हैं। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपसे हुआ ही ना हो कि सर ये तो पता नहीं क्या था? ऐसा कोई क्वेश्चन है? ऐसा कोई नहीं है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस, मुझे पता है कि कई लोगों ने कर नहीं रखा है, उनको पता ही नहीं है क्या है, वो बस ऐसे ही आते हैं टाइम पास करने और फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि उनकी लाइफ है, योर लाइफ, योर रूल, योर फ्यूचर, योर एबिलिटी, योर मार्क्स, ठीक है, योर सब्जेक्ट, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, आई डोंट माइंड। हाँ, जिस दिन मेरे को दिख गया कि तुमने काम नहीं करा उस दिन फिर दूसरे तरीके से बात करेंगे। तो नेक्स्ट है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, बट फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। क्या कह रहा हूं मैं? ये देखिए, मान लीजिए आपके पास एक x1 है और एक आपके पास x2 है, ठीक है। मैं कहता हूं x1 इज ग्रेटर देन x2, ये आपको पता है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में क्या रिलेशन होगा। f फंक्शन है, उसके अंदर x1 डाला, f फंक्शन है उसके अंदर x2 डाला, x1 x2 से बड़ा है, तो बताओ ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? डायरेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक चीज पता चल जाए कि जो फंक्शन f है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। और अगर ये डिक्रीजिंग होता, डिक्रीजिंग फंक्शन होता, तो क्या हो जाएगा? ये यूं का यूं पलट जाएगा, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? तो आपके पास एक इनइक्वालिटी गिवन है, इसमें आपने क्या किया? एक फंक्शन ही तो ऐड किया है, बोलो भाई, है ना। अगर f इंक्रीजिंग है, मैं ये कह रहा हूं, इफ f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, बट फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स। अगर ये डिक्रीजिंग है तो उल्टा लगेगा, और अगर ये इंक्रीजिंग है तो सेम रहेगा। सही है? क्यों हो रहा है ऐसा? चलो देखते हैं, एक बेसिक सा ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस हो गए दोनों, ठीक है। ये आपका एक फंक्शन हो गया, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। मैं कहता हूं यहां पे लेट से x2 है और यहां पे x1 है, ठीक है। x2 हो गया, x1 हो गया। मैं कहता हूं क्लियरली x1 x2 से बड़ा है, x1 इज ग्रेटर देन x2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही है। अच्छा, x2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? fx2 होगी। बोलो भाई, इनपुट x2 तो आउटपुट fx2, इनपुट x1 तो आउटपुट fx1। यस और नो? अब बताओ fx1 बड़ा है या fx2 बड़ा है? fx1, सही है ना। तो अगर ये बड़ा है तो इसी के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का आउटपुट भी बड़ा होगा। कब? जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। उल्टा सोच के देखते हैं, मान लो कि मेरे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखो इस तरह का फंक्शन है, डिक्रीज कर रहा है वैल्यू इसका। बोलो x2 के करस्पॉन्डिंग fx2 आ रहा है और x1 के करस्पॉन्डिंग fx1 आ रहा है। बोलो बड़ा कौन है? fx2 बड़ा है, fx1 छोटा है ना। इन दिस केस x2 बड़ा है, बोलो उल्टा बोल दिया, x1 बड़ा है, सही है। fx1 और fx2 इनमें रिलेशन बताना। बोलो बड़ा कौन होगा? fx2 बड़ा होगा। साइन इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अरे fx2 बड़ा है भाई, fx1 छोटा है, fx2 बड़ा है, fx1 छोटा है, और मैंने क्या बोला? साइन चेंज नहीं हुआ, मैं गलत बोल दिया क्या? अभी ठीक हो गया? बोलो भाई, इंक्रीजिंग। अब याद कैसे करना है? इनइक्वालिटी है, अगर मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन जोड़ दिया, इसमें लगा दिया एक्स्ट्रा, तो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन लगा दिया सेम रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन लगा दिया तो चेंज हो जाएगा। सही है? याद रहेगी बात? क्लियर होगी बात? अच्छा,
मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन को इधर से इधर लेके जा रहा हूं, फंक्शन को इधर से इधर लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन पे सेम रहेगा और डिक्रीजिंग फंक्शन पे साइन उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत, याद रहेगी बात, याद कर लो। इंक्रीजिंग फंक्शंस कौन से हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस रूट एक्स, याद करो ग्राफ ऐसा होता है ना, log x बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 1, जब ये चीज एक से बड़ी होगी तो log x का ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है, 1,0 पॉइंट होता है। ओके, डिक्रीज, अच्छा e की पावर x याद होगा, e की पावर x ऐसा ग्राफ बनता है। 10x का ग्राफ याद है, इस तरह का ग्राफ बनता है, यस और नो, है ना। अच्छा एक्स क्यूब का ग्राफ, वो भी कुछ इसी टाइप का ग्राफ बनता है, यस और नो, शेप यही होती है। तो बोलो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती रहती है, कोई दिक्कत, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शंस कौन से होते हैं, log x बेस a, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, भाई ऑब्वियसली ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 0 से 1 में ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, 1 से बड़ा जब भी होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सही है। e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बना था, याद आ गया, ग्राफ बनाया था हमने। cot x का ग्राफ देखो, इसका एग्जैक्ट उल्टा इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का, तो वो क्या करता रहता है, हमेशा डिक्रीज करता रहता है, कोई दिक्कत, याद रहेगी ये बात, ठीक है। तो जब भी आप इंक्रीजिंग फंक्शन को इधर उधर करोगे, लगाओगे या हटाओगे तो साइन सेम रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये बहुत बेसिक है, क्या हो रहा है, ये log बेस 2 और उसके अंदर है log x बेस 0.1, ये क्या है, एक से छोटा है, जब ये एक से छोटा होता है तो log x क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, सही है। तो बताओ इसकी डोमेन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो log के अंदर जो भी चीज है, सबसे पहले तो ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे, बोलो भाई x ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन आ गई यहां से। ओके, अब इस लॉगरिथम के अंदर ये वाली चीज है ना नरदीप, बोलो भाई इस वाले लॉग के अंदर ये वाली चीज है, ये भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, यस और नो। तो बोलो फर्स्ट कंडीशन आ गई, सेकंड आएगी क्या, इस लॉग के अंदर वाली चीज, ये पूरी चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, log x बेस 0.1 इज ग्रेटर देन 0। बोलो ये डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, अब मैं इस 0.1 को उठा के इधर लेके जाना चाहता हूं, ये क्या करेगा, इसको अपनी पावर बना लेगा, याद है ना, कल इधर जाएगा, मैं बोलता हूं सर पे बैठा लेगा, ठीक है, log का बेस इधर जाएगा, क्या करेगा, इस 0 को इसके सर पे बैठा देंगे, क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 0.1 की पावर 0, सही है ना। अब बोलो ग्रेटर था, डिक्रीजिंग फंक्शन को उधर लेके जाए तो क्या आ जाएगा, लेस देन, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा अब यहां से क्या आएगा, बोलो 0.1 की पावर 0, x लेस देन, सही है, ये क्या कह रहा है, x 0 से बड़ा, ये कह रहा है x से छोटा, दोनों की चलेगी, तो क्या आएगा, ये 0 से बड़ा, ये कह रहा है x से छोटा, तो बोलो ये, बोलो क्या आएगा आंसर, x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल। क्वेश्चन समझ में आया ना। अभी देखो कोई बहुत मुश्किल चीज कर दी क्या मैंने, बस पहचानना है डिक्रीजिंग फंक्शन का, जब डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देना, बस पलट देना, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, सिंपल, करके देखेंगे आप खुद से, ये क्या आएगा बताओ, तरीका बता दो मेरे को, कौन बता सकता है कि सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक, करेक्ट। देखो भाई क्या हो रहा है यहां पे, बोलो एक लॉग है, इसके अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो पहली कंडीशन क्या आएगी, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं हो सकता लॉग के अंदर, लॉग के अंदर 0 नहीं जाता कभी भी। बोलो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ग्रेटर देन 0, मैं कहता हूं ये बन गया x प्लस 5 का
होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अरे किसी चीज का होल स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है या 0 हो सकता है ना? 0 कब होगा? ये x इक्वल टू -5 पे। सही है, तो बोलो x कुछ भी हो सकता है, बस -5 होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू -5, पहली कंडीशन आ गई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस वाले लॉग के अंदर जो ये वाली चीज है ये भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। यस और नो? तो अब इसका लिख देंगे ग्रेटर देन 0 लॉग, यहां बेस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ग्रेटर देन 0। ठीक है, बोलो इस 1/3 को उठा के इधर लेके जाओ, क्या बनेगा? 1/3 की पावर 0। सही है, इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। और बोलो डिक्रीजिंग फंक्शन है, उधर लेके गए तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना? लेस देन बन जाएगा ये। ओके, अब बताओ 1/3 की पावर 0 क्या बनेगा? 1। उसको उठा के इधर लेके आओ, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 लेस देन 0। सही है, बोलो इसके दो रूट्स बन रहे हैं -6 एंड -4। सही है ना? क्या बना हुआ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 लेस देन 0, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन 0। बोलो क्वाड्रेटिक है, याद आया? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्या करते थे? बोलो एक -6 और इधर -4 प्लस माइनस प्लस, बोलो नेगेटिव चाहिए तो -6 से -4। सही है, तो क्या आएगा आंसर? -6 -4। इसमें -5 नहीं होना चाहिए, तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां आ जाएगा x बिलोंग्स टू दिस। समझ में नहीं आया? क्लियर? डन? आसान है? बोलो भाई मुश्किल है क्या? है ना इजी? ठीक है, फॉर ए फंक्शन f(x) whose -5 नाइस। फॉर ए फंक्शन f(x) whose domain is a to b, एक फंक्शन है f(x), उसकी डोमेन क्या है? a से b, मतलब a और b के बीच का कोई भी नंबर इसमें इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, देन द डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx, ये क्या हो रहा है? f ऑफ gx का मतलब क्या है? देखो पहले क्या होता था? सिंपल fx, है ना? अब क्या हो गया? f के अंदर एक gx चला गया, मतलब पहले f का इनपुट था x, अब क्या हो रहा है? पहले x को लो, उसको g फंक्शन के अंदर डालो, gx बनेगा, आउटपुट आएगा। अब वो जो आउटपुट आया है, दैट आउटपुट इज नाउ द इनपुट ऑफ f। सही है, ऐसे करके f ऑफ gx बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? समझ में आया ना? ओके, अब बताइए कि fx फंक्शन की डोमेन a से b है, तो f ऑफ gx की डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? बोलो f एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट a से b के बीच में होना चाहिए। अब यहां पे f के अंदर कौन है? gx, f का इनपुट है gx, f का इनपुट a से b होना चाहिए, f का इनपुट a से b होना चाहिए, यानी कि gx a से b के बीच में होना चाहिए। तो सीधा सीधा क्या करेंगे? कैन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कैन बी फाउंड बाय पुटिंग gx बिटवीन a एंड b, a लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू b। मुश्किल है क्या? बोलो भाई, फंक्शन का इनपुट ए से भी होना चाहिए, मैं भी अभी भी यही कह रहा हूं, फंक्शन का इनपुट ए से भी होना चाहिए। इनपुट कौन है? gx, तो gx को ए से बी के बीच में पुट करो ना यार, है कि नहीं? ओके, अब क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर जनरली, अगर आप आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर ए फंक्शन f(x) whose डोमेन इज 0 से 3। फंक्शन f है, ठीक है, उसका इनपुट क्या है? 0 से 3 के बीच में, मतलब यहां पे जो इनपुट जाएगा वो 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। Then find the domain of f of mod 2x minus 3, और फिर क्या कह रहा है? f of x square, इसका डोमेन फाइंड करिए। सही है, चलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है ये? f of mod 2x minus 3। ठीक है, बोलो फंक्शन f का इनपुट 0 से 3 होना चाहिए, फंक्शन f का इनपुट कौन है? mod 2x minus 3, ये 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो बोलो mod ऑफ 2x minus 3 कहां से कहां तक? 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। अब यहां पे कितनी इनइक्वालिटी है? 2 इनइक्वालिटी है, पहली तो ये है और दूसरी ये है, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों का जो भी आंसर आएगा वो इंटरसेक्शन होगा। मैं कहता हूं देखो
दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। भाई किसी भी चीज का मॉड 0 से तो बड़ा ही होगा, तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलवेज ट्रू है। x को कुछ भी डालो, 2x माइनस 3 का मॉड जो बनेगा 0 से तो बड़ा ही रहेगा या उसके इक्वल हो सकता है, ट्रू है। ये चीज 3 से छोटी होनी चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोलो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 3। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कहता हूं मॉड x लेस देन a। कैसे सॉल्व किया था, x बिलोंग्स टू माइनस a से a, याद आया है ना, पुरानी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब बताओ किसी भी चीज का मॉड 3 से कम कब होगा, जब ये चीज -3 से 3 के बीच में होगी। तो बोलो यहां पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सही है, एक बार इसको सॉल्व कर लो, एक बार इसको सॉल्व कर लो, दोनों का आंसर आ जाएगा। यस और नो, कोई दिक्कत, सिंपल है। अपने को x का वैल्यू चाहिए, सॉल्व करो, डोमेन फाइंड करो, मतलब x का वैल्यू फाइंड करो। मैं कहता हूं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, x का वैल्यू आ रहा है दोनों साइड से, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। मैं कहता हूं डायरेक्टली यहीं से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो, देखिए पूरी की पूरी इन इक्वेशन में 3 ऐड कर दो, इधर भी 3 ऐड कर दो, इधर भी 3 ऐड कर दो, इधर भी 3 ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो भाई कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, बोलो। अरे अरे भाई ये चीज इससे छोटी है, ये चीज इससे छोटी, तब में 3 ऐड कर देंगे तब भी तो ये सबसे छोटा रहेगा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। यस और नो, ठीक है। ऐड 3 ऑन ऑल 3 साइड्स, +3 +3 +3 क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू -3 +3 क्या आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा 0 हो गया। यहां बन गया 2x लेस देन इक्वल टू 6। अब मैं कहता हूं पूरी इन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देने का, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो x बिलोंग्स टू 0 to 3। दिस इज द सेट ऑफ वैलिड इनपुट्स। आप ऊपर वाले को जैसे पहले बता रहे थे सॉल्व करके तब ये आंसर आएगा, सही है, बोलो भाई x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 3 आएगा, डन, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, सही है। फिर आता है f ऑफ x स्क्वायर का बताना है, ये तो और भी आसान है। क्या कह रहा है बोलो, सेकंड पार्ट में f ऑफ x स्क्वायर, बोलो f का इनपुट 0 से 3 यानी कि x स्क्वायर 0 से 3 के बीच में होना चाहिए, तो यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3, सही है। बोलो x स्क्वायर तो 0 से बड़ा ही रहेगा या उसके इक्वल होगा, भाई किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है या 0 हो सकता है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू। जैसे ऊपर वाले केस में हुआ ना, ये वाला केस सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 को उठा के कर ले आओ, एक्स स्क्वायर -3 लेस देन इक्वल टू 0, सही है। मैं कहता हूं इसको लिखो x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। थ्योरी ऑफ इक्वेशन याद आने लग गई, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर लेस देन 0। क्या करेंगे, एक चाहिए -√3 और एक +√3, इधर पॉजिटिव तो प्लस माइनस प्लस, डन। बोलो भाई क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो बोलो यहां से यहां तक लेस देन, और इक्वल भी चाहिए, इक्वल भी है ना, तो √3 और -√3 दोनों इंक्लूड होंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू -√3 से लेके +√3 तक। कोई भी समस्या, डाउट, परेशानी, दिक्कत है ना, आसान, सही है। इस तरह के क्वेश्चन अब आप हैंडल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट्स। कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट्स याद है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद है, NCR और NPR है ना। N में से R लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे और N में से R लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, याद आ गया ना, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली N का वैल्यू R से बड़ा होना चाहिए या इसके इक्वल हो सकता है, और यहां पे भी N का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू R चलेगा। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और N और R क्या हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकते हैं, वो भी पॉजिटिव,
है ना। अब भाई आप ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई 6 में से 10 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके निकालो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि 5.5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करो, वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, कम से कम एक चीज तो होनी चाहिए जिसमें सिलेक्शन हो रहा है। तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, और कितने लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, 0 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 को भी, 2 को भी, तो r का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। तो ये तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड r बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, सही है, फॉर बोथ NCR एंड NPR। याद रहेगी बात, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ठीक है, ठीक है। अब फाइंड डोमेन एंड रेंज, रेंज भी बोल रहा है, रेंज की बात करेंगे, ठीक है, फॉर x+1 c 2x - 8। क्या कह रहा है यहाँ पे, बोलो x+1 c 2x - 8, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। ऑब्वियसली ये चीज इससे बड़ी होनी चाहिए, बोलो सही है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है। दूसरी चीज 2x - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। यहां से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहां से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। दूसरी कंडीशन, मतलब दो कंडीशन हो गई, ये 1 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। दूसरा ये चीज इससे बड़ी होनी चाहिए, यस और नो। तो बोलो क्या आएगा, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉल्व करें इसको, बोलो x को उठा के इधर लेके जाओ, 8 को उठा के इधर लेके आओ, x 9 से छोटा होना चाहिए, 9 या 9 से छोटा। तो बोलो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तीनों की माननी पड़ेगी। बोलो भाई, 1 या 1 से बड़ा भी होना चाहिए, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो बोलो हमारे पास कितने ऑप्शंस बचते हैं, बोलो ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये कह रहा है 4 से बड़ा, ये कह रहा है 9 से छोटा। कहां बनेगी बात, यहां बनेगी। क्या 4 सिलेक्ट होगा, क्या 9 सिलेक्ट होगा, यस, सही है। तो बोलो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 4 से 9 इंटीजर्स ओनली, रियल, बाकी रियल नंबर तो नहीं चलेंगे भाई, 4.5 5.5 तो नहीं चलेगा। बोलो x क्या आएगा, 4 5 6 7 8 और 9, गलत तो नहीं बोल रहा हूं कुछ, सही है। ओके, अब इनपुट्स डिसाइड हो गए हैं, अब इनपुट पता चल गए तो आउटपुट भी पता चल जाएगा। कैसे, फंक्शन में रख दो, यस और नो। भाई इनपुट पता है, मैं कह रहा हूं कि इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है, f(1), इनपुट है 2 तो आउटपुट क्या है, f(2), बस फंक्शन में पुट करो, इनपुट डालेंगे आउटपुट वो अपने आप दे देगा। तो बोलो ये है हमारा फंक्शन, इसमें एक बार क्या करेंगे, x को 4 पुट करेंगे, फिर एक बार 5 पुट करेंगे, फिर एक बार 6 पुट करेंगे, सही है। बोलो क्या बनेगा, ये तो हो गया डोमेन, रेंज के लिए बोलो f(4), f(5), f(6), f(7), f(8), f(9), सही है भाई। ओके, f(4) मतलब उस फंक्शन में x की जगह 4 पुट कर दो, 5c 2 × 4 - 8, कितना आएगा, सही है, कॉमा f(5) 6c 2 × 5 - 8, 6c2, और ऐसे ही x को क्या पुट करो, 6, so 7c 2 × x 2 × 6 - 8, सही है, 8 9c8, हाँ 9c8, 10c, ये कितना आएगा, 2 × 9 - 8, सही है भाई, कोई दिक्कत। 5c0 1, 6c2
15, 7C4 कितना था ये 35, 8C6 28, 9C8 9 और 10C10 मतलब 10 में से 10 को सिलेक्ट करना है। एक ही तरीका होगा और एक पहले काउंट हो चुका है तो दोबारा काउंट करने की अपने को जरूरत नहीं। ठीक है, सो दिस इज योर रेंज का सेट। अब रेंज निकालने का एक बेसिक आइडिया पता चल गया आपको कि जितने भी इनपुट है हर एक को फंक्शन में पुट करो, करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा, उन सभी आउटपुट्स का सेट बना दो। सही है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो भाई गिने चुने इनपुट है, हर एक इनपुट के लिए एक एक आउटपुट लिख दो। भाई यहां पे कितने थे 6 इनपुट थे, 6 के लिए 6 आउटपुट आ रहे थे, जैसे यहां पे 5 आउटपुट आ गए, दिक्कत ही खत्म हो गई। सही है। ओके, तो एक चीज पता चल गई रेंज के बारे में आपको। अब रेंज निकालनी कैसे? रेंज निकालना डोमेन निकालने से थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, जैसे भाई लीनियर बाय लीनियर दे रखा है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दे रखा है ना। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, है ना, भाई फैक्टर है या नहीं है। इसके बाद आपको ये देखना है कि भाई मोनोटोनस फंक्शन तो नहीं दे रखा है। मोनोटोनस मतलब या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ऐसा फंक्शन दे रखा है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आपको ये चेक करना है कि भाई इनपुट्स कितने कितने हैं, है ना। अगर मान लो कि भाई 2 ही इनपुट है वैलिड तो आउटपुट भी कितने होंगे, करस्पॉन्डिंग 2 ही होंगे। एक बार पहला इनपुट डाल के देख लो, एक बार दूसरा इनपुट डाल के देख लो, खत्म बात। तो 2 ही पॉइंट की रेंज आएगी, है ना। तो इस तरीके से कई तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई आपको क्या करना है। क्लियर हो गई बात? बेसिक चीजें कैसे करनी है। अब जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सिंपल फंक्शन, ऐसा ग्राफ होता है उसका, ऐसा ग्राफ बनता है ना, ऐसा ग्राफ होता है। बोलो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। तो रेंज क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। रेंज मींस व्हाट? ऑल द आउटपुट वैल्यूज। मैं कहता हूं आउटपुट वैल्यूज मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक कितना है ना। तो बोलो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या हो गया? 0 टू इंफिनिटी। एक्स क्यूब का बताना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कि आर बोल देंगे सिंपल। सही है। अच्छा, अब अगर आपको खेल खेलना है एक्स की पावर 4 का बताओ, इसका ग्राफ भी एक्स स्क्वायर टाइप का ही होता है, इसी टाइप का होता है ग्राफ। यस और नो? अच्छा, अब मैं कहता हूं आपसे, सोच के देखो, 1 प्लस एक्स की पावर 4 इसका रेंज बताइए। ये है मेरा एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 4। बोलो इसका रेंज मालूम है? 0 से इंफिनिटी, उसमें एक ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1 से इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी प्लस 1 मतलब इंफिनिटी। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 से इंफिनिटी। समझ में नहीं आया? तो ये बेसिक क्वेश्चंस के लिए है। अच्छा, लीनियर फंक्शन है कोई, मैं कहता हूं एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 7, ऐसा है। अब क्या करें? बोलो x, इसका इनपुट क्या है? इनपुट वैलिड इनपुट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। x को माइनस इंफिनिटी पुट करो, माइनस इंफिनिटी आ गया। x को प्लस इंफिनिटी पुट करो, प्लस इंफिनिटी आ गया। ग्राफ बना के देख लेते हैं, चाहे क्या आएगा बताना। 2x माइनस 7 ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा है। डोमेन मींस व्हाट? डोमेन मींस इनपुट वैल्यूज। इनपुट वैल्यूज बेसिकली एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, और आउटपुट वैल्यू मतलब वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई एक्सिस के अलोंग एफ एक्स की वैल्यू प्लॉट होती है। तो बोलो मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ग्राफ का मिनिमम वाई वैल्यू से लेके प्लस जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक, ठीक है ना। ओके, अगर आपसे कोई क्वाड्रेटिक की पूछ ले तो ऐसा कोई क्वाड्रेटिक है जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका रेंज क्या होगा? रेंज पूछ रहा हूं मैं कहता हूं रेंज होगा यहां से इंफिनिटी तक। बोलो ये वैल्यू कितना है? माइनस डी बाय, है ना। कहां पे वैल्यू आती थी? माइनस डी बाय 2। मिनिमम वैल्यू क्या थी? माइनस डी बाय 4 है, से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। और अगर इस टाइप का ग्राफ होता तो माइनस इंफिनिटी से, ये पॉइंट क्या होता है? अभी भी माइनस डी बाय 4 है। सही है। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय 4 है। समझ में नहीं आया? मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने।
समझ में आया? गिने चुने 5-6 टाइप के फंक्शंस आ सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर मैंने क्वाड्रेटिक में करवा दिया, याद है? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जितने भी सारे हम कर लेंगे, ठीक है? 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम रेंज में, ठीक है? 2 दिन मैक्स टू मैक्स, ठीक है? इसमें कोई डाउट है? इसके बाद बायो की क्लास के लिए जाना है आप लोगों को, ठीक। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये लिख लेंगे आप